नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ, और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात होगी टीचर्स की, सहायक शिक्षक जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया और अब वो आंदोलन कर रहे हैं। रायपुर में रविवार रात बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने तेलीबांधा तालाब में प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान रात को रायपुर के पुलिसकर्मी शिक्षकों को धरना स्थल से हटाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद कुछ ऐसी बेभत्स तस्वीरें सामने आई जो बेहद दुखद थी और तकलीफ दे भी। पुलिस और सहायक शिक्षकों के बीच इस तरह के हालात, झूमा झटकी। महिला सहायक शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्हें हटाने लेडी कांस्टेबल की जगह पुलिसकर्मी ही महिलाओं को घसीटते हुए नजर आए। पुरुष पुलिसकर्मियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। नशे की हालत में बैट टच तक के आरोप लग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कपड़े फाड़ने का आरोप तो लगाया ही, सहायक शिक्षकों और पुलिस के बीच जिस तरह के हालात बने वो बेहद शर्मनाक थे। सहायक शिक्षिकाएं बेहोश भी होती दिखी। इस घटना के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कुछ अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियों की इज्जत पर शायद सरकार ने ये प्रहार किया है, और भी बहुत सी चीज़ें लिखी थी। कहा कि बेटियों के साथ बदसलूकी बीजेपी सरकार ने शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मियों हाथों सौंप दी, उनके थ्रू कार्रवाई की गई। अब आपको मसला बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के 2897 शिक्षकों को हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद सरकार ने सीधे नौकरी से बाहर कर दिया। लगभग 12 से 16 महीने इनकी नौकरी रही, उसके बाद चली गई। बीएड शिक्षकों का ये पूरा मसला 2018 में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की ओर से जारी एक गाइडलाइन के बाद से शुरू हुआ। गाइडलाइन में काउंसिल ने बीएड वालों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के योग्य माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। और इसका असर ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में बीएड शिक्षकों की नौकरी हाथ से चली गई। तभी से शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि या तो उन्हें पुरानी नौकरी में रख दिए, बहाल कर दीजिए, या फिर दूसरे विभागों में जो खाली पद है उसमें समायोजित किया जाए। अब इस पर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि कोई भी चीज नियम और प्रक्रिया से होती है, हम भी नहीं चाहते किसी की नौकरी जाए। सीएम के इस आश्वासन के बाद शिक्षकों को बहाली की उम्मीद तो बंधी थी, लेकिन कब तक 2897 शिक्षक बेरोजगार यूं ही सड़क पर प्रदर्शन करते रहेंगे? इस दौरान उनके परिवारों का क्या होगा? किसकी गलती थी और इस पूरी समस्या का समाधान क्या है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, जो भी हुआ है वो उसमें सरकार की गलती नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि माननीय न्यायालय के निर्देश पर ये सब चीज़ें हुई हैं, और छत्तीसगढ़ सरकार ने, विष्णुदेव की सरकार ने चीफ सेक्रेटरी जी की अध्यक्षता में उनके मामलों को कैसे निराकृत किया जा सकता है, इसके लिए कमेटी बनाई है। तो उनको अपनी बात वहाँ पर रखनी चाहिए, और उनकी बातें सबके संज्ञान में है। पूरे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि नियमित कर्मचारी 3000 की संख्या में एक राज्य सरकार ने बर्खास्त किया है। यदि सरकार उनके साथ जेंटल कमिटमेंट कर दे, बता दे कि 2 महीने के अंदर उनको समायोजित किया जा सकता है या किया जाएगा, तो उनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार की तरफ से ऐसा कोई ठोस आश्वासन ही नहीं दिया जा रहा, तो बेचारे मजबूर हैं। दुधमुहे बच्चे लेकर महिलाएं आंदोलन को मजबूर हैं, और सरकार है क्या संवेदनशील बनी है। मंत्री ओपी चौधरी जो सवेरे उठ के रोज़ जाते थे अलग अलग कोचिंग सेंटर में, युवाओं के लिए नई नई बातें करते थे, नए नए भाषण देते थे, मोटिवेशनल स्पीच देते थे। आज ओपी चौधरी सवेरे जब युवा उनके बंगले जाते हैं तो उनको धक्का मार के भगवाते हैं। ये स्थिति है। इतनी असंवेदनशीलता इस सरकार की। यदि सरकार चाहे तो 33,000 शिक्षा विभाग में पद खाली है, उसमें समायोजित किया जा सकता है। सरकार चाहे तो शिक्षा विभाग में इन बच्चों, लगभग मैक्सिमम बच्चे इसमें साइंस ग्रेजुएट हैं, उनको लैब टेक्नीशियन के रूप में समान वेतन में समायोजित करते। बहुत सारे रास्ते हैं सरकार के पास, इच्छा शक्ति का अभाव है। बस संतुष्ट नहीं है अलग बात है, बाकी हम लोग उनका मतलब बेहतरी ही चाहते हैं, इसलिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किए हैं। और कमेटी का जो सिफारिश आएगा, हम लोग भी नहीं चाहते कि नौकरी से अलग हो, लेकिन कोई चीज़ नियम प्रक्रिया से ही होती है। चलिए, नियमों का हवाला दिया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन के चलते इन टीचर्स की नौकरी गई। यही तो हालत इस देश की शिक्षा की। स्कूल में टीचर्स होते नहीं हैं, सालों तक टीचर्स एग्जाम देकर संघर्ष करते हैं। फाइनली जब उनकी नौकरी लगती है, और कभी कभी तो ये हाल है कि साल बीत जाते हैं और पता चलता है कि वो इलीगली जो है टीचर अपॉइंट किए ही नहीं गए, पूरी व्यवस्था ही अवैध थी। खैर, अब समझेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में। मनोज मिश्रा हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, शिल्पा देवांगन कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का।
जाहिर तौर पर मनोज जी कोई कह सकते हैं कि कोई कंफर्टेबल स्थिति है नहीं इस वक्त राज्य सरकार के लिए। जिस तरह की तस्वीरें हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं शिक्षकों के साथ, शिक्षक जिस तरह से ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद जिस तरह की हमने कल जो खींचतान देखी, मेरा यही सवाल है कि क्या ये जो हो रहा है ये उचित है? क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता था? क्यों इस तरह के हालात बने? आप सभी को पैनलिस्ट का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को हार्दिक आभार। मैं इस विषय पर यह कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उस ज्वाइनिंग के समय में जो टर्म्स एंड कंडीशंस इनको बताए गए थे, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को ये जिन लोगों की नौकरी हुई थी वो भी जानते थे। और यह सरकार का आदेश नहीं, इनको बर्खास्तगी करने के पहले जो नियम माननीय न्यायालय की तरफ से आए, जो न्यायालय ने आदेश दिया है, उस आदेश का केवल परिपालन किया गया है। लेकिन जैसा कि आपके ही समाचार में भी बताया गया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने सार्वजनिक रूप से इस चीज की घोषणा की है कि कमेटी बना दी गई है और कमेटी सिफारिश जब करेगी, कमेटी की जो सिफारिशें आएंगी उसको अमल पर लाया भी जाएगा। और निश्चित रूप से अजय चंद्राकर जी का भी बयान आपने सुना कि उन्होंने कहा कि थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और जो आंदोलनकारी हैं उनका एक प्रतिनिधि मंडल को भी बुला करके उनकी राय मशवरा ली जाएगी, उनकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा। और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप देखेंगे संवेदनशील सरकार, निश्चित रूप से कोई भी इस राज्य का शिक्षक हो चाहे कोई भी अन्य व्यक्ति हो, निश्चित रूप से उसके साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन इस विषय में कांग्रेसी प्रवक्ता और कांग्रेसी जो नेता है उनके जो बयान आ रहे हैं उसमें आप सुनेंगे, उसमें एक विरोधाभास नजर आता है। ये शिक्षकों के आंदोलन की आग में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कांग्रेसी ये कह सकते हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस को, वो बताएं कि क्या नियमों की अवहेलना करके, नियमों के परे जाकर के इनको तत्काल कहीं पे और इनको एडजस्ट किया जा सकता है? मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कांग्रेसी प्रवक्ता से। ठीक, जवाब ले लेते शिल्पा जी। जी नमस्कार। देखिए निश्चित रूप से जो आज न्यायालय का फैसला आया है ये उसका हवाला दे रहे हैं। निश्चित रूप से भारत देश में न्यायालय को मानना जरूरी है, उनके नियम के अनुसार ही कार्य करना जरूरी है, परंतु इसके साथ ही सरकार के पास काफी पावर होते हैं, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पावर को उपयोग करके इन्होंने समिति का गठन किया है और उस समिति की सिफारिश के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस विषय को संज्ञान में लेकर के। एक मिनट मनोज जी, आपने अपनी बात रख दी है, उनकी बात सुनिए। शिल्पा जी आप बोलिए। रिक्त पद है प्रदेश में शिक्षकों के, तो उसमें से 3000 में इसको समायोजन करने का आश्वासन तो देना चाहिए। ये आश्वासन और विश्वास में लाए नहीं है और इसीलिए बौखलाहट जो है, जो असंतुष्टि है वो शिक्षकों में दिखना स्वाभाविक बात है। और उसके बाद आप सोने पे सुहागा करके उसे पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके सामने उनके साथ अनाचार अत्याचार कर रहे हैं। ये किस तरीके का मस्तानी ये पूछना चाहती हूँ। चलिए आप बता दीजिए ये किस तरह का है? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं के। तो शिल्पा जी, क्या आप कह रही हैं कि कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके खिलाफ जाकर राज्य सरकार अपनी मनमानी करे? मैं ये कह रही हूँ, देखिए मैं ये कह रही हूँ एकदम स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहती हूँ कि बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता था। सिर्फ इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकार स्वतंत्र है अपने कार्यों को, अपने निर्णय को लेने के लिए। बीच था उनको समायोजन दिया जा सकता था, परंतु इस सरकार ने न तो समायोजन की घोषणा की, न तो इच्छा शक्ति जताई, न आश्वासन दिया। ये तीनों चीजों की कमी संवेदनशील सरकार है, कहना चाह रही हूँ। निश्चित रूप से। चलिए नागेंद्र भी हमारे साथ। नागेंद्र जी, बहुत लंबे समय से स्थिति हम देख रहे हैं, जब से फैसला आया उसके बाद से। बड़ी दिलचस्प बात है कि जब भी कोई जटिल मसला होता है जिसमें राजनीतिक दल बचना चाहते हैं, सबसे बढ़िया रास्ता होता है कोर्ट का। चाहे वो समलैंगिकता का मसला हो, चाहे मंदिर मस्जिद का मसला हो, अब चाहे टीचर के अपॉइंटमेंट का मसला हो, कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसके बाद हमारा कुछ नहीं, हमने हाथ झाड़ लिया। अब चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बढ़िया तरीका होता है कि मामले को कोर्ट में जाने दीजिए, उनके कंधे पे बंदूक चलने दीजिए। लेकिन जनता ने तो आपको अपॉइंट किया ना, जनता ने कांग्रेस की सरकार को भी अपॉइंट किया था, बीजेपी की भी किया है। किसकी जवाबदारी बनती है? ये जो स्थिति बनी है उसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? देखिए अभिषेक की सिस्टम की यही गड़बड़ियां। जब नियुक्ति होती है तो उसके पूरी प्रक्रिया होती है, उसको एक सही ढंग से उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का चयन जब करते हैं तो उसके तमाम मापदंड जो है वो बनाए जाने चाहिए और उसके हिसाब से नियुक्ति होनी चाहिए। अब नियुक्ति होने के बाद तरीके की जब
विसंगतियां पैदा हुई और इस पे अब सीधे कोर्ट ने जब आदेश ही कर दिया है तो उसकी अवमानना तो की नहीं जा सकती। इस प्रक्रिया में यही किया जा सकता है कि राज्य सरकार ने सीधे सीधे उस पर एक कमेटी बनाई है तो वो उनको उनका काम करने दीजिए कि उन्होंने क्या इस पर निर्णय लिया, कहाँ पर खामी है और उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है। नहीं नागेंद्र जी, वो तो बीजेपी की अपनी लाइन है ही ना, वो तो कमेटी बनाई हमने, वो तो अपनी स्तर पे कार्रवाई कर रही है। मेरा ये सवाल है कि क्या जो स्थिति बनी है या स्थिति बननी चाहिए थी, और ये क्यों बन रहे, इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं? देखिए, लगातार हम इसी पे अगर हम ध्यान दें कि पदों की बात कही जाती है, हमेशा आंकड़े दिए जाते हैं कि बहुत सारे पद रिक्त हैं, लेकिन जब इसमें भर्ती की बात आती है तो उसमें वो गंभीरता नजर नहीं आती, वो लचीलापन नजर नहीं आता। और जब उन पदों में भर्ती के जो मापदंड तैयार किए जाते हैं उसमें कई जगह पे अवहेलना जो होती है वो इस तरीके की जटिलता पैदा करती है। तो कहीं ना कहीं इसके जो दोषी हैं उनको समझना होगा। और मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में जो पीड़ित है उनके तरफ संवेदनशीलता से देखने की तो जरूरत ही है, क्योंकि वो बुरी तरीके से व्यतीत हैं, उनके साथ एक सामाजिक परेशानी है। उन्होंने उस आधार पे बहुत सारे लोगों ने अपना भविष्य बना लिया होता है, बहुत से लोगों को इस नौकरी के बाद उनकी शादी हो गई, उन्होंने अपना सेटलमेंट किया, कुछ अपनी योजनाएं बना ली, कुछ लोगों ने लोन ले लिए, जैसा भी है वो एक स्टेटस भी बनता है। तो उनके साथ जो तकलीफ है उसके चलते मुझे लगता है कि वो आंदोलन की राह पे हैं। अब इस आंदोलन की राह में वो चूंकि आंदोलन कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि नहीं, मुझे लगता है ये तो कह सकते हैं ना कि ये तो बीमारी के सिम्टम्स है। मैं तो सीधे इस पर आना चाहूँगी, 2018 में एनसीटीई ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं उनके इतर जाकर, क्योंकि मामला जैसा कि कहा जा रहा है और जब टीचर्स को अपॉइंट किया जा रहा था तब भी उनसे कहा गया था कि मामला हाईकोर्ट में सब जुडिस है। अब जो फैसला आएगा उस पर निर्भर करेगा कि आपकी जो आपको जो नियुक्त किया गया है वो आप बर्खास्त होगी नहीं, उनको पहले से बताया गया, इट वॉज प्रीमेडिटेटेड। तो फिर ये जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या आप इसे जायज़ मानते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि एक बीच का रास्ता निकाले जाने की जरूरत है? क्योंकि बताया तो उन्हें पहले से ही गया था कि जरूरी नहीं, अगर हाईकोर्ट में फैसला खिलाफ जाता है आपको निकाल देंगे। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल तय था। जब कोई भी नौकरी होती है उसमें वो तमाम मापदंड जो है उसके बारे में बताया जाता है, उन सारे कंडीशंस को बताया जाता है। अब आपको उदाहरण के लिए अभिषेक जी बताता हूँ मैं कि नगरीय निकाय में जो नौकरियां दी जाती शिक्षकों को, उसका आधार क्या रहता है कि उन क्षेत्रों में उनको पढ़ाना है, उससे ज्यादा उनको आगे बढ़ना ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम शिक्षा विभाग में यही आती है कि वो वहां तो नौकरी कर लेते हैं स्थानीय तौर पे और बाद में फिर वो राज्य में सुदूर दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरण की मांग करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये उस प्रक्रिया में नहीं आता और ऐसी दिक्कतों में लोग फंसते हैं। कई लोग और भी जो शिक्षा विभाग ने अपने मापदंड बनाए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के मानक है, उन सब चीजों का परिपालन करने की बहुत जरूरत है। इसमें बहुत सारी चूक होती है, इसमें अभ्यर्थियों की भी गलती है और नियुक्ति के समय में भी जब उनको तमाम सारी कंडीशंस बता दी गई है उसके बाद अगर वो इस पे आगे बढ़ते हैं और जब इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद वो आंदोलन की राह पे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो कतई जायज नहीं है। जी ठीक है मनोज मिश्रा जी, आपने कहा कि इस मामले को लेकर विपक्ष राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा ये सवाल है सर, जब पेट पे लात पड़ती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को ये याद रखता है कि सामने कांग्रेस है या बीजेपी है। ये जो शिक्षक हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्होंने लंबे समय तक तैयारी की, उसके बाद जाके उन्हें नियुक्ति पत्र मिला, उन्होंने 1.5 साल तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, बाद में उनको नियमों का हवाला देके निकाल दिया गया। आज अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि आपकी सरकार उन्हें विश्वास में लेने में नाकाम साबित हुई है। क्या सिर्फ ये कह देने से कि हमने जनवरी 3 को आपने कमेटी गठित की थी, ये कह देने से कि हमने कमेटी गठित की है, क्या उनका पेट भर जाएगा? बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स है, कोई सरकारी नौकरी छोड़ के टीचर बना, किसी का पूरा परिवार उनकी आमदनी पर निर्भर था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे। किसी कोई विधवा है, किसी के कोई सरपरस्ती नहीं है तो अकेले एक महिला कमाती है, उसके कमाई पे पूरा घर चल रहा है। क्या उससे ये कह देना जायज़ है कि जैसा कि अजय नारायण ने कहा कि आप धैर्य रखिए? एक इंसान कैसे धैर्य रखे सर, जब जेब में पैसा नहीं हो, खाने के लिए पैसा नहीं हो, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाए, वो सड़क पर आ जाए, क्या वो ठीक है?
निश्चित रूप से मानवीय भावनाओं की चर्चा करना, उनके विषयों में बात करना, उनके प्रति संवेदना रखना निश्चित रूप से हम सबका धर्म है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय जी की संवेदनशील सरकार है। उन्होंने तत्काल इसके ऊपर एक कमेटी गठन करके उनको स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जितना जल्दी हो सके इस मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त करें। लेकिन बात जब आती है इस पर आंदोलन करने की, तो निश्चित रूप से उनका एक प्रतिनिधिमंडल पहले इस विषय को लेकर के मुख्यमंत्री से मिल चुका है की कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था। और जब तक एक समिति जब नहीं आ जाता, उनके सुझाव नहीं आ जाते, तब तक इनको आंदोलन को थोड़ा रुकना चाहिए था। लेकिन बात करूंगा इन कांग्रेसी हमारे जो पैनलिस्ट हमसे पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में पीएससी का घोटाला शायद नहीं याद होगा। तामन सोनवानी जी ने अब नियमों को ताक पर रख करके नियमों को बदलवा दिया। अपने जो उनके रिलेटिव्स तक का वर्ड था उसको हटा करके फैमिली वर्ड कर दिया। ऐसे घोटालेबाज जो अब जाकर के जेलों में जाने की तैयारी में है, निश्चित रूप से कांग्रेसियों को ध्यान में रखता कि क्या उसमें जितने लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई, जितने के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, यही कारण है कि आज आप सत्ता से बाहर है। मैं उनसे जरूर जवाब लूंगा, मैं उनसे इस पे जरूर जवाब लूंगा। लेकिन मनोज जी, मेरा सवाल है, 3 जनवरी को मैंने डेट इसलिए बोला कि 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन जवाब सिर्फ आपकी सरकार से इतना ही आ रहा है कि देखिए कमेटी जो रिपोर्ट देगी और हम नियमों के हिसाब से चलेंगे। देखिए मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कोर्ट नियमों से बंधा हुआ है। कोर्ट भावनात्मक रूप से काम नहीं करता, कोर्ट नियमों से बंधा हुआ है। जनता ने आपको चुना है कि अगर कोई ऐसी अव्यवस्था की स्थिति बनती है जहां पर एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, जहां पर वो लोग 2897 जो टीचर्स बैठे हुए हैं वो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। दे आर नॉट अनएजुकेटेड और अनक्वालिफाइड, दे आर क्वालिफाइड पीपल्स। आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज स्कूल शिक्षा विभाग में ही पड़ी है, ऐसा नहीं कि आपके पास खाली पद नहीं है। लेकिन एक ऐसा कॉन्क्रीट बयान नहीं आया जिससे उनको ये विश्वास जगे कि हाँ हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। आप एक समझदार पत्रकार हैं, आप जानते हैं कोई भी कमेटी जब बनाई जाती है उस कमेटी को विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करना पड़ता है जी हुए और 15 दिन की कमेटी गठन पश्चात में उम्मीद करें कि 16 को नियुक्ति पत्र मिल जाए, तो यह हमारे लिए ये पूरी प्रक्रिया ही अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाएगी। निश्चित रूप से उसमें एक समय काल तय किया जाएगा और अभी सरकार उस विषय को लेकर के गंभीर है। लेकिन मैं इस पर एक बार इसी बिंदु पर फिर से आना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर के लोगों को द्वेलित करने का कार्य हम लोगों ने बलौदा बाजार में देखा कि उसमें किस प्रकार से कांग्रेसी पीछे पकड़ाए और बाद में भी जेल के शिकंजों के अंदर। निश्चित रूप से कांग्रेस को हमारे साथियों को चाहिए कि ऐसे मुद्दों को ना भड़काए, ऐसे विषयों को लेकर के जनता के साथ संवेदनशील होना, उनके साथ जुड़ना, उनकी मांगों को। ठीक है शिल्पा जी, मेरा आपसे सवाल है, उन्होंने अपनी बात रख दी, मैं उसी पे आ रहा हूं, है ना। बहुत आसान होता है किसी के ऊपर कीचड़ उछाल देना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सीधे बोल दिया कि इसके लिए मोदी सरकार की नाकामी है, राज्य की सरकार के लिए नाकामी है। लेकिन क्या नियमों के इतर जाकर जिस तरह के हालात बने हैं, है ना, क्या वो उस हालात से बचा जा सकता था? निश्चित रूप से ये हालात निर्मित न हो, ऐसी जो प्रक्रिया है, ऐसे मान लो न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया तो ऐसे हालात नियमित न हो, सबके साथ न्याय बराबर रूप से हो सके, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकारों की होती है। तो इस बीजेपी पर यह आरोप लगा देना कि बीजेपी ने नाइंसाफी की है, बीजेपी ने कैसे नाइंसाफी की है? उन्होंने तो कहा, देखिए मैं मुद्दे पे आता हूं, मुझे इधर-उधर की बात नहीं करना है। कोर्ट ने सीधे कहा कि टीचर्स, एक मिनट मनोज जी आप ही की बात रख रहा हूं और थोड़े टेक्निकल टर्म्स में रख रहा हूं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो भी कार्य होंगे, भले ही उसमें 2 दिन विलंब होगा। शिल्पा जी, मेरा सीधा सवाल यह है, कोर्ट ने कहा कि आप जिसको भी अपॉइंट करेंगे उसके क्वालिफिकेशन के आधार पर अपॉइंट करेंगे, एक मापदंड है जिसका पालन होना चाहिए, उसका पालन नहीं हुआ, इसलिए उन टीचर्स को निकाल दिया गया। और यह फैसला राज्य सरकार का नहीं था, उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन किया। इसमें राज्य सरकार ने कहां नाइंसाफी की? मैं वही तो बोल रही हूं कि सबके साथ न्याय हो, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो समायोजन क्यों नहीं हुआ? समायोजन का जो आश्वासन क्यों नहीं दिया गया? ये तो राज्य सरकार की अपॉइंटमेंट कब हुआ था? क्या आपको पता है इस विषय में? जानकारी है आपको शिल्पा जी कि इन शिक्षकों का अपॉइंटमेंट करते समय जब आप लोगों ने 1000 पदों में से 3000 आश्वासन पहले से तैयारी होनी चाहिए थी। अभिषेक जी, मैं शिल्पा जी से पूछना चाहूंगा कि ये आंकड़ों में कि 3000 पद रिक्त हैं, 6000 लोगों की भर्तियां की जा सकती हैं, लेकिन क्या नियमों के विरुद्ध जाकर के ये भी चाहती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आप जिस प्रकार से घोटाले और नियमों को पार करके आप लोग इन सब चीजों की तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई? देखिए आर्गुमेंट ये है
आर्ग्यूमेंट ये है कि डीएड जो है मैं वो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर वहां पे बीएड वालों को जगह दे दी जाएगी तो डीएड वाले कहां जाएंगे? यही पूरा मसला था कि जिनको जहां पे जो मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए पढ़ाने के लिए, अगर उनको हटा के अगर बीएड वालों को जगह दे दी जाएगी तो कैसे होगा? ये सवाल था, इसके चलते कोर्ट में आर्गुमेंट गया और फाइनली ये फैसला आया। तो अगर हम ये कह दें कि नाइंसाफी हुई, तो क्या आप ये नहीं मानेंगे कि डीएड वालों के साथ नाइंसाफी हुई है फिर? शिल्पा जी। देखिए, निश्चित रूप से ये केस आज से तो नहीं, कई दिनों से चल रहा था, कई महीनों से चल रहा था। तो मैं यही कहना चाहूंगी साथ नाइंसाफी न हो, इसकी तैयारी पहले से होती, परंतु असंवेदनशीलता के चलते इस सरकार ने न तो कोई तैयारी की थी। पूछना चाहूंगा, इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ था, आपको पता है? जब अपॉइंटमेंट हुआ था उस समय पर शिक्षकों के ऊपर जिस प्रकार से बर्ताव किया गया है वो तो बहुत ही दुखपूर्ण है, दुखदायी है। वो जो सीन है, वो जो दृश्य है, वो दुखदायी है। क्या ऐसी निरंकारी अहंकारी सरकार के लिए सरकार को जनता ने चुना है? आज जनता के सामने के सवाल है। ये बातें उस कांग्रेसी प्रवक्ता के मुंह से शोभा नहीं देती, जिनके शासन काल में रायपुर में जब आवास के लिए लोग भटक रहे थे, उनका आवास की मांग कर रहे थे, तब वहां जा करके पुलिस ने किस प्रकार से बर्बरता से डंडे चलाए थे, किस प्रकार से जो पुलिस भर्ती के लिए मैं नागेंद्र जी के पास आना चाहूंगा। ये मुद्दा जो है बहस से भटकता जा रहा है। नागेंद्र जी, मेरा सीधा सवाल है कि शिक्षक ये कोई सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। शिक्षक जो होता है बच्चों को पढ़ाता है, एक माली की तरह होता है। और वैसे भी हम जानते हैं कि किस तरह के दूरस्थ इलाके छत्तीसगढ़ में नक्सली क्षेत्र है, बहुत ही ऐसे बीहड़ वाले क्षेत्र जहाँ पर जाकर टीचर्स को अपॉइंट किया तो पढ़ाते बड़ी मुश्किल से एक तो ये स्थिति बन पाती, उसके बाद उन्हें निकाल दिया जाता है। एक तो वैसी टीचर्स की कमी है, ऊपर से अपॉइंटेड है उनको भी निकाल दिया जाता है। तो इस तरह के तो हालात बने रहते हैं। एक तरफ हमारा देश का यूथ भी संघर्ष कर रहा है, बच्चे टीचर्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं, टीचर आज खुद सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, आपने बहुत ही गंभीर मुद्दे को छू लिया है। एक तरीके से शिक्षक जो है समाज को दशा दिशा देता है और उसकी एक भूमिका शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरे शिक्षा सिस्टम को आज मजाक बना दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो हाई क्वालिफाइड थे और उनको अगर आपने कहीं इस तरीके से नियुक्त किया है उस जगह पे और उस नियुक्ति में गड़बड़ियां हैं, और हमने खुद देखा है, ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि बहुत से लोगों ने ज्वाइनिंग करी है और बस्तर जो सुदूर नक्सल क्षेत्र है वहाँ के स्कूलों में वो पढ़ा रहे थे और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था। वहाँ पता चलता है कि उन्होंने बेहतर रिजल्ट के लिए अपनी तैयारियां शुरू करी थी। अचानक उनके पास ये निर्णय आता है कि अब वो नहीं रहे नौकरी में, तो स्वाभाविक रूप से एक तरीके से पूरे सिस्टम के साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खामियां जो है ऐसे उजागर होती हैं और भविष्य जो है बच्चों का वो भी बीच मझधार में चला गया, पढ़ाने वालों का भविष्य मझधार में चला गया और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, बच्चों के पालक हों और शिक्षकों के आश्रित, ये सारे के सारे प्रभावित हुए। नागेंद्र जी, व्यवस्था जो है बड़ी अजीब नहीं है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं ऐसे भी टीचर्स हैं जो हाईली क्वालिफाइड है, वो प्राइमरी क्या वो तो शायद सेकेंडरी को भी पढ़ा सकते हैं, उनको भी उठा के बाहर कर दिया। बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहता हूं अभिषेक जी, बस्तर के स्कूलों में, दूर स्कूलों में जिनकी नियुक्ति प्यून हुई है वो क्लास लेते हैं क्योंकि वो क्वालिफाइड हैं। बहुत से लोग बहुत पढ़ लिख के, मैंने तो यहाँ तक देखा कि लोगों ने बीए की डिग्री से ज्यादा बेहतर बीई किया है और बीई करने के बाद वो कहीं पर क्लर्क हैं तो कहीं ये आपने वैसे समय बहुत सीमित है लेकिन इस पे जरूर जवाब चाहूंगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट मैटर उठाया। ये एजुकेशन जो सिलेक्शन का सिस्टम है, सिलेक्शन सिस्टम का माफिया ज्यादा बन गया है, क्योंकि आप सिलेक्शन का लोअर लिमिट तो सेट करते हैं पर अपर नहीं। अच्छा, आपको पियून की नौकरी पे अगर चपरासी को रखना है तो आप बीएड और पीएचडी की क्वालिफिकेशन की अपर लिमिट खत्म कीजिए कि सिर्फ 10वीं 12वीं और सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी वाला भी अप्लाई कर रहा है पियून के लिए, और ये इसलिए होता है क्योंकि एग्जामिनेशन के नाम पे थोक के भाव फीस वसूली होती है और सिलेक्शन बहुत ही सीमित लोगों का होता है। ये कमाई का जरिया बन चुका है, सिलेक्शन का नहीं। और प्रदेश में बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है, सिर्फ प्रदेश नहीं पूरे देश में। तो कमोबेश लोगों को इन परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत है। कई जगह तो लोग नियुक्तियों के लिए अपनी डिग्रियों को छुपा के कैसे भी उन नौकरियों को पाना चाहते हैं।
बाद में पता चलता है कि वो इतने क्वालिफाइड है, और उसके बाद विसंगतियां पैदा होती है। बैंकों में आप देखिए, जी प्यून की नौकरी जो है वो 12th के नीचे के मिलती है, वो नौकरी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद मैनेजर को 1-2 महीने बाद अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि हम 12th पास हैं, दूसरे जी। दिन से वो क्लर्क बन जाते हैं। माफी चाह रहा हूँ तो नागिन जी, आपको बीच में रोक रहा हूँ, समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। तो बर्खास्तगी को लेकर सवाल जरूर है, लेकिन सवाल ये भी कि जो कमेटी राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है वो कब तक अपने नतीजे पर पहुंचेगी, क्योंकि ये शिक्षक जो बेरोजगार हो चुके हैं, इनके आमदनी का ये प्रमुख जरिया था। कुछ लोग तो सरकारी नौकरी छोड़कर आए थे इस नौकरी को ज्वाइन करने के लिए कि पढ़ा सके, लेकिन अब वो सड़क पर है। देखना है कि आगे इनके साथ क्या होता है। देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।